स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। ऐसा कम देखने को मिलता है जब अपनी ही सरकार का मुखिया सदन में, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में अपने ही स्पीकर को एक तरह से खरी खोटी सुनाए। लेकिन जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने अपने ही गठबंधन के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के ऊपर अपनी भड़ास निकाली, वो जिस तरह के दृश्य थे वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि दोनों गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बल्कि सब कुछ ठीक तो बहुत दिनों से नहीं चल रहा, जब से नया जनादेश यानी कि 2020 का जनादेश बिहार में आया है, जब बीजेपी वहाँ पे सीनियर पार्टनर हो गई है, जेडीयू जूनियर पार्टनर हो गई है। लेकिन क्या स्थिति यहाँ तक आ पहुँचेगी कि मुख्यमंत्री को, स्पीकर को डांटना पड़े अपने ही, जिस तरह से सदन के पटल पे, फ्लोर ऑफ द हाउस, मुख्यमंत्री स्पीकर को ये बता रहा है कि क्या ऐसी विधानसभा ऐसे चलेगी, क्या आपको विधानसभा चलाने आता है। और इस तरह के जो तीखी नोकझोंक नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा के बीच में हुई, वो कहानी क्या कहती है। क्या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के एक सबसे पुराने भरोसेमंद अलायंस पार्टनर हैं, इससे पहले जो उनके दूसरे अलायंस पार्टनर हैं वो छोड़कर साथ जा चुके हैं, यानी कि बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अकेली ऐसी पार्टी है जो एक तरह से प्रमुख गठबंधन की पार्टनर है और बिहार में सरकार दोनों पार्टियों के बीच में इतने सालों से चल रही है। वो नीतीश कुमार बीजेपी की जो सिनर्जी है, लेकिन यह सिनर्जी जो है पिछले कुछ महीनों में 2020 के बाद लगातार बिगड़ रही है और हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं जो आपने सदन के पटल पे नीतीश कुमार और विजय सिन्हा की जो नोकझोंक देखी, उन सब के बीच में ये सवाल उमड़ता है कि आखिर दोनों के बीच में जो खटास है वो कहाँ तक जाएगी। बीजेपी किस सीमा तक नीतीश कुमार को टॉलरेट करेगी या नीतीश कुमार किस सीमा तक बीजेपी को टॉलरेट करेंगे। और फिर क्या ऐसी स्थिति आने वाली है कि वहां पर नीतीश कुमार आरजेडी की वापस गठबंधन की सरकार जो है वापस वहां पे आ सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में ये सारे सवाल जिनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो ताज़ा नोकझोंक हुआ उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो कहानी है, उस कहानी की जड़ में कुल मिलाकर दो पात्र हैं। पहले जो पात्र हैं, जो इस समय वहाँ की असेंबली के स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय से विधायक हैं। उसी इलाके में, उस इलाके के जो लोकसभा एमपी हैं वो लल्लन सिंह हैं, जो कि जेडीयू के एक प्रमुख नेता हैं और भूमिहार, एक जिसको कहते हैं बिहार की एक डोमिनेंट कास्ट है जिसके वो डोमिनेंट नेता हैं। और नीतीश कुमार के साथ एक तरह से इस समय वो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। एक समय में नीतीश कुमार और ललन प्रसाद की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। उसी इलाके से बीजेपी ने विधानसभा का स्पीकर चुना विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा 3 बार के विधायक रहे हैं। सुशील मोदी के एक ज़माने में काफ़ी करीबी थे। सुशील मोदी ने उन्हें ग्रूम किया था और उस लखीसराय के इलाके से, वहाँ से वो विधायक चुनकर आकर पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि इससे पहले जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष होते थे वो जेडीयू के विधानसभा अध्यक्ष होते थे, चाहे वो विजय नारायण चौधरी हों या फिर जेडीयू के पुराने जो विधायक रहे, उनको असेंबली में स्पीकर बनाया जाता रहा। लेकिन पहली बार जब 2020 में बीजेपी 75 सीटों के साथ बिहार में दस्तक दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी के बाद, तो वहाँ पर बीजेपी ने अपना स्पीकर बनाया, जो कि विजय किशोर सिन्हा स्पीकर के पद पर हैं। अब जो ये घटना है वो फरवरी माह की है, जब सरस्वती पूजा के समय में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि जब उनके इलाके में, स्पीकर के इलाके में एक सरस्वती पूजा का जो प्रोसेशन था वहाँ पर हो हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जो ऑर्गेनाइजर थे, 2 ऑर्गेनाइजर, उनको एक तरह से अरेस्ट किया, उनके खिलाफ मामला बनाया। क्योंकि पुलिस का कहना था कि ये कोविड नियमों का वायोलेशन कर रहे हैं और जो बाकी जो पार्टिसिपेंट थे उसमें से कई सारे लोग छोड़ दिए गए। अब जो उसके बाद जो स्पीकर थे उन्होंने वहाँ की जो लोकल एसएचओ है उस पर दबाव बनाया कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो दोनों स्पीकर के सपोर्टर थे। मामला यहाँ पे नहीं सुलझा तो उसके बाद जो राज्य के डीजीपी हैं उनको स्पीकर ने बुलाया, तलब किया विधानसभा में और उनसे पूछा कि भाई इनको किस आधार पे अरेस्ट किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। उन्होंने अपना वर्जन बताया लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। कुल मिलाकर एक तरह से मामला इस तरह से था कि वो लोकल मामला, स्पीकर के अधिकार
उनका इन्फ्लुएंस, और वो इस तरह से मामला प्रोट्रे हुआ कि जो ललन सिंह हैं वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, और चूंकि पुलिस एक तरह से जो होम मिनिस्ट्री है वो नीतीश कुमार के पास में है, तो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो सीधे मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं, स्पीकर की वहाँ पे चली नहीं और स्पीकर उससे आहत हुए। और उसके बाद जब ये मामला विधानसभा में पहुँचा तो जो नोक झोंक से पहले जो दरभंगा के बीजेपी एमएलए हैं उन्होंने इस मसले को उठाया, और उससे पहले भी ये मसला उठ चुका है अलग अलग स्तरों पर, जैसा कि मैंने बताया एसएचओ के लेवल पर, डीजीपी के लेवल पर, और अलग अलग स्तरों पर, ये कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको रिहा किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए। तो जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट थी वो असेंबली तक पहुंच गई, और नीतीश कुमार अपने कमरे में इस जो सदन की कार्रवाई थी उसको देख रहे थे। जो मंत्री थे उस समय वो उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन मंत्री एक तरह से जो सवाल बीजेपी एमएलए ने उठाए थे, या बीजेपी के एमएलए जिस तरह से एग्रेसिव थे इस मसले पर, कि जिस तरह से उस पूरे इलाके में, मुंगेर और लखीसराय के इलाके में जनवरी महीने से लेकर अब तक कई तरह की हत्याएं हुई हैं और लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है। लेकिन टारगेट ये था कि जो सरस्वती पूजा का जो मसला है उसमें स्पीकर की नहीं चली, तो मसला टारगेट इस तरह से नीतीश कुमार या उनकी सरकार को टारगेट करना था। जब बीजेपी एमएलए का हंगामा बढ़ा तो नीतीश कुमार सदन में आए, और उन्होंने फिर एक तरह से नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्हें ये लगा कि जिस तरह से ये लोकल मसला है उसको स्पीकर कहीं ना कहीं इन बीजेपी एमएलए के सहारे वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनजस्टिफाइड है फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के भीतर इस तरह की सरकार को घेरने की कोशिश सही नहीं है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से बढ़ास निकाली, नीतीश कुमार ने किस तरह स्पीकर को खरी खोटी सुनाई, स्पीकर, और फिर अगले दिन स्पीकर सदन में नहीं आए। नीतीश कुमार और स्पीकर दोनों असेंबली में थे, लेकिन वो उस सदन में नहीं आए। उसके बाद फिर शाम होते होते दोनों के बीच में एक तरह से सुलह की कोशिश हुई, मामला दिल्ली पहुंचा। बीजेपी हाईकमान ने स्पीकर को ये कहा कि आप अपने एग्रेसिव तेवर को न दिखाएं। उसके बाद नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच में, दोनों के बीच में बैठक हुई, और एक तरह से मामला को सुलझाने के लिए की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए। अब सवाल यह है कि ये पहला एपिसोड नहीं है, पहला मामला नहीं है जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में ठनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में ही जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं जायसवाल, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर नीतीश कुमार को एक तरह से खरी खोटी सुनाई थी। एक जेडीयू कैंपेन लगातार चला रही है कि बिहार अपना मांगे अधिकार, और उस अधिकार के तहत बिहार को जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की जो मांग रही है जेडीयू की, वो नहीं दिया गया है। उसको लेकर जेडीयू एक लगातार सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाती रही है, और उस कैंपेन में वो प्रधानमंत्री को हर पोस्ट में टैग करती है। उससे संजय जायसवाल जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे, और उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार जेडीयू को खरी खोटी सुनाई कि आप हर पोस्ट में प्रधानमंत्री को टैग करना बंद करें, और बीजेपी की सरकार ने बिहार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों की तुलना में, महाराष्ट्र की तुलना में ज़्यादा फंड दिए हैं, ज़्यादा पैसे दिए हैं वहाँ की सोशल बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए। इससे पहले भी आप देखें कि अलग अलग इशू पर, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का मसला हो, या फिर जब 2021 में मदरसा एपिसोड को लेकर हुआ था बवाल, उस समय भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठनी थी। अभी जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत हुई तो बीजेपी के कई सारे एमएलए ने बिहार में मांग उठाई कि यहाँ भी बुलडोजर बाबा की तरह उस तरह की असर्टिव सरकार की ज़रूरत है, और उस तरह के असर्टिवनेस की ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरह से सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी को 2020 में मैंडेट मिला है, जिस तरह से बीजेपी 75 सीटों के साथ में है, जेडीयू घटकर 43 सीटों पर आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। बीजेपी को यह लगता है कि जहां पे क्रूशियल पोस्टिंग है, जहां पर ऑफिसर की पोस्टिंग है, पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग है, ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग है, वहां पर तो नीतीश कुमार की चलती है, जबकि वो बड़ी पार्टी हैं इस गठबंधन में। वैसी हालत में बीजेपी भी ज़्यादा असर्ट करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के नाते वो कहीं ना कहीं उनकी जो असर्टिवनेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के वो हैं। अब सवाल है कि इन परिस्थितियों में जो सरकार जिस तरह से चल रही है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की, उसका भविष्य क्या है।
एक समय में जब बीजेपी के एक प्रमुख नेता से जब मैंने ये सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि ये सरकार ऐसे ही चलेगी, यानी कि उठापटक चलती रहेगी, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहेंगे और ये सरकार 2025 तक ऐसे ही चलेगी। यानी कि उस तरह की जो स्मूथ सिनर्जी थी जो 2020 के पहले, यानी कि जब सुशील मोदी वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे और जेडीयू बड़ी पार्टनर हुआ करती थी, तो जो सिनर्जी थी वो उस तरह की सिनर्जी अब इस गठबंधन में 2025 तक नहीं दिखाई देगी। लेकिन इस बीच में पिछले महीने ही जब नीतीश कुमार और पीके की दिल्ली में मुलाकात हुई थी तो इस तरह की खबरें भी उड़ी थी कि पीके एक तरह से एक कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव में जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको फेस बनाने के लिए, जिसमें कि एक नीतीश कुमार भी फेस हो सकते हैं। और उस समय ये भी चर्चा थी कि जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सारे लोग नीतीश कुमार को बैक करेंगे अगर नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन से नाता तोड़ दें और वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ें और फिर बिहार में गठबंधन की सरकार हो। लेकिन जिस तरह से नतीजे यूपी के आए तो उससे ये लगता है कि ये संभावना तो काफ़ी धूमिल हो गई है कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में जहां पर काफ़ी अनिश्चितता है वो मौका वहां पर वो जंप करेंगे गठबंधन के सहारे, गठबंधन के प्रेसिडेंट नॉमिनी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन सवाल है कि फिर क्या सरकार ऐसे ही चलती रहेगी? तो निश्चित रूप से सरकार ऐसे ही चलेगी जब तक कि दोनों के बीच में खटास इस स्थिति में ना पहुंच जाए, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि वो एक अलायंस पार्टनर को गंवाए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुत ज़्यादा स्टिक बीजेपी का भी लगा हुआ है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा की सीटें जो इस समय नीतीश और बीजेपी मिलकर वहाँ पर सारी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं, वो स्थिति गड़बड़ा जाए, वो संतुलन गड़बड़ा जाए। तो यानी कि 2024 तक स्थिति ऐसे ही रहेगी। उसके बाद बीजेपी 2025 के भविष्य को देखते हुए अपना जो पत्ते हैं, जो अपने किस तरह से कार्ड खेला जाना चाहिए, उस पर विचार करेगी। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते हैं।